नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज हम एमपीपीएससी मेंस के लिए जीएस 3 में यूनिट 5 यानी कि मैथमेटिक्स को समझने और करने का जो हमारा शेड्यूल है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आज हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और मैं आपको बिल्कुल इंश्योर करता हूं कि आप आज जो कंसेप्ट समझेंगे उनको भूलेंगे नहीं। और प्रोबेबिलिटी को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि जो पिछली बार 11 नंबर का क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी मेंस में 2020 में, वो आया था मीन से। हो सकता है इस बार आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिल जाए 11 नंबर का। तो आज बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे। और पुनः इस बात को बोलना चाहूँगा कि GS3 एमपीपीएससी मेंस का GS3 एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है एमपीपीएससी में मेंस में जो आपको 215 प्लस 300 में 215 प्लस दिलाने का एक पोटेंशियल रखता है, एक कैपेसिटी रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, मैं एक्स एजुकेटर हूँ अनअकैडमी का साइंस टेक्नोलॉजी फॉर एमपीपीएससी के लिए। और आज की जो क्लास है ये न सिर्फ एमपीपीएससी के लिए बल्कि 11th और 12th मैथमेटिक्स के लिए और ऐसे सारे बच्चों के लिए जो दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है क्यूरिकुलम का, जिसमें ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी भी आती है, उन सब के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यूनिट 5 यानी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस है GS3 एमपीपीएससी मेंस के लिए, तो मैंने सिलेबस को दो भाग में बांटा है। पहला है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की अगर ये हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं: नंबर्स एंड इट्स टाइप, मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट, इक्वेशंस एंड फैक्टर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग सकती है यदि बच्चे बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं है मैथमेटिक्स के इन कंसेप्ट से, तो इसमें प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि 3 तरह की होती है, मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस। जो एमपीपीएससी मेंस में 11 नंबर का प्रश्न आएगा यूनिट 5 में, वो मोस्ट लाइकली, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आएगा। ओके, तो पिछली बार जो सवाल आया वो 2020 की बात कर रहा हूँ, तो वो मीन से आया और वो सवाल आपके सामने ये रहा जिसको मैं अपने कोर्स में भी सॉल्व कराने जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो सॉल्व कराऊंगा। तो ये आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस बहुत सरल है और ये सिलेबस इतना सरल है कि आपको 30 में 30 नंबर दिलाने का पूरा पोटेंशियल और पूरी कैपेसिटी रखता है। आपको एक थोड़ा सा जरा एक एक्स्ट्रा इनपुट इसमें देना है तो आपको बहुत सारा आउटपुट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ। और अपने में भरोसा बनाए रखें, मुझ में भरोसा बनाए रखें और हम लोग 30 में 30 नंबर बिल्कुल लेकर ही आएंगे इस पेपर में। और कुल मिलाकर GS3 में जो मेरी टैग लाइन है आप सब जानते हैं, 215 प्लस 300 में हर हालत में लेकर आएंगे, क्योंकि GS3 में 300 में 215 प्लस लाने का पूरा 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 पोटेंशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास प्रोबेबिलिटी पर है, मतलब आज की क्लास से हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी पर हमारी आज की ये पहली क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोबेबिलिटी पर आगे बढ़ने से पहले कुछ नॉमेनक्लेचर प्रोबेबिलिटी के या शब्दावलियों को समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं जो आगे आपको काम आएंगे। सबसे पहला है एट रैंडम, यानी कि ये आपको शब्द बार बार मिलेगा, या यादृच्छिक रूप से हिंदी में, यानी कि कोई भी ऐसा अनुप्रयोग जो अनबायस तरीके से किया गया है। आपने एक सिक्का उछाला है और सिक्का इस तरह से उछाला है कि आपको नहीं पता है कि हेड किधर है, टेल किधर है, और आपने उसको उछाला है। मतलब सिक्के पर कोई ऐसा मार्क नहीं है जिससे मालूम चल सके कि हेड किधर है और टेल किधर है। आप उसको बायस नहीं कर सकते, आप अपनी इच्छा से उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। और जितनी बार भी आप सिक्का उछालते हैं आपको पता नहीं रहता कि परिणाम क्या आएगा, आप निश्चित नहीं कह सकते कि वास्तविक परिणाम क्या होगा। तो ऐसे परीक्षणों को, ऐसे अनुप्रयोगों को हम बोलते हैं यादृच्छिक रूप से किए गए परीक्षण या अनुप्रयोग, या रैंडमली किए गए ट्रायल या एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सिंपल। इसके पश्चात जब हम यादृच्छिक रूप से कोई परीक्षण या अभिप्रयोग, ट्रायल या एक्सपेरिमेंट करते हैं रैंडमली, तो ऑब्वियसली उसके कुछ निश्चित परिणाम आते हैं। परिणाम को हम इंग्लिश में आउटकम्स कहते हैं। हमने एक सिक्का उछाला तो हमको 2 परिणाम मिलेंगे, या तो हमको हेड मिलेगा या हमको टेल मिलेगा। हमको मालूम है कि क्या परिणाम मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर हमने कोई डाई उछाली, कोई पासा उछाला हमने, तो पासे को उछालने पर हमको मालूम है कि 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक आएगा। ओके, तो ये जो परिणाम हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल के होने पर हमारे सामने आते हैं, ये निश्चित हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में यदि हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं तो किसी भी
एक्सपेरिमेंट या ट्रायल में हमारे सामने आने वाले आउटकम्स की संख्या या परिणामों की संख्या नियत है। अच्छा, अब उस केस में भी परिणामों की संख्या की बात करें जब किसी एक्सपेरिमेंट को हम 2 बार करते हैं। 2 बार करने से आशय यह है कि हमने एक पासे को 2 बार उछाला या हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तब परिणाम हमारे सामने किस तरह से परिलक्षित होंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंट को 2 बार करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिक्के को 2 बार उछालें तो जो पहली बार का परिणाम है, फॉर एग्जाम्पल संख्या n है पहली बार के परिणामों की, तो 2 बार उछालने पर ये n स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार उछालने पर n क्यूब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम आते हैं, तो 2 बार उछालने पर 4 परिणाम आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको लिख देता हूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सिंपल। इसी तरह से अगर आपने पासे को 2 बार उछाला तो आपको 36 परिणाम मिलेंगे, बिकॉज 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। और ये परिणाम 36 आपको कैसे मिलेंगे, ये परिणाम आपको 36 मिलेंगे इस तरह से। सिंपल। क्योंकि पासे को 1 बार उछालने में 6 परिणाम मिलते थे, तो 2 बार उछालने पर 6 की घात 2 अर्थात 36 परिणाम मिलेंगे। सिंपल। इसके पश्चात ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप सिक्का उछालेंगे तो आपको 2 परिणाम मिलेंगे, अगर आप पासा उछालेंगे तो आपको 6 परिणाम मिलेंगे, अगर आप 2 सिक्के उछालेंगे तो आपको 4 परिणाम मिलेंगे, और 2 पासे उछालेंगे तो आपको 36 परिणाम मिलेंगे। सिंपल। अच्छा, यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि एक सिक्के को यानी एक कॉइन को 2 बार उछालना अर्थात 4 परिणाम या 4 आउटकम, या 2 कॉइन्स को 1 बार उछालना तो भी 4 परिणाम। इसी तरह से अगर आप एक डाई को उछालते हैं तो आपको 6 परिणाम, लेकिन अगर आप एक डाई को 2 बार उछालते हैं तो आपको 6 गुणा 6 बराबर 36 प्रोग्राम, या आप 2 पासों को उछालते हैं तो भी आपको 6 की घात 2 बराबर 36 आउटकम मिलेंगे। अर्थात एक पासे को 2 बार उछालना या 2 पासे को 1 बार उछालने, दोनों की स्थिति में आपको परिणामों की संख्या समान मिलेगी। ओके। अब प्रोबेबिलिटी से संबंधित टर्मिनोलॉजी में कुछ आगे समझते हैं। अगला टर्म है सैंपल स्पेस। तो हमारे पास अगर कोई ट्रायल है या एक्सपेरिमेंट है तो उसके जितने भी परिणाम हैं, उन सारे परिणामों का जो सेट है, जो समुच्चय है, उस परीक्षण का या अनुप्रयोग का समष्टि प्रतिदर्श इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहलाता है, और इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉइन को उछालता हूं, ओके, कॉइन को टॉस करता हूं, तो मेरे सामने एस इज इक्वल टू एच एंड टी, 2 ही आउटकम है। अगर मैं 2 कॉइन्स उछालता हूं तो मेरे सामने एस इज इक्वल टू एच टी, टी एच, एच एच, टी टी। सिंपल। अगर मैं एक डाई उछालता हूं तो मेरे सामने एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। अगर मैं एक कॉइन एंड ए डाई उछालता हूं टुगेदर तो मेरे सामने जो सैंपल स्पेस है, मैं बनाकर दिखाता हूं आपको, ये है हेड 1, हेड 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, टी के साथ 1, टी के साथ 2, T3, T4, T5 एंड T6। 12। इस सेट में 12 मेंबर्स हैं, 6 यहां, 2 यहां से और 6 यहां से। सिंपल। तो ये भी एक सैंपल स्पेस है। ओके। अब इसमें बात करते हैं अनुकूल परिणामों की। तो अनुकूल परिणामों को आप पहले एक उदाहरण से समझें कि मैंने 2 कॉइन्स उछाले तो मेरे सामने जो सैंपल स्पेस बना वो बना हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब मैं एक ही सबसेट ले लेता हूं। तो जब मैंने सबसेट ले लिया तो मैंने एक सबसेट लिया इस सेट का। अब देखिए, इससे मैं एक इवेंट को डिफाइन कर दूंगा, एक घटना को, और घटना क्या होगी, 2 कॉइन उछालने पर पहला कॉइन सदैव हेड आता है। तो मैंने इस सेट में से मैंने एक सबसेट बनाया और उस सबसेट ने एक घटना को डिफाइन कर दिया। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं
कि एक कॉइन को 2 बार उछाला गया तो पहली बार उछालने में वो हमेशा हेड देता है। ओके, तो एक घटना बन गई। तो इसको ध्यान रखिए कि ऐसे सारे परिणाम जो किसी अनुप्रयोग में किसी घटना के घटित होने को, जैसे मैंने ये घटना बनाई, किसी घटना के घटित होने को आवश्यक बनाते हैं, ऐसे सारे परिणाम, उनको हम फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम उस घटना के लिए अनुकूल परिणाम या फेवरेबल परिणाम कहते हैं। और अनुकूल परिणाम का जो सेट है, जैसे ये अनुकूल परिणाम का सेट था, ये हमेशा समष्टि प्रतिदर्श यानी कि इस सैंपल स्पेस का एक उप समुच्चय या सबसेट होता है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। मैं 2 पासे फेंकता हूं तो ऑब्वियसली 2 पासे फेंकने पर मेरे को 36 आउटकम मिलेंगे, ठीक। और मैं इसमें से ये जो 36 आउटकम है, इसमें से मैं एक सबसेट उठाता हूं इसका, ये मैंने सबसेट उठा लिया 1 4 2 3 3 2 4 1। अब इससे तुरंत एक घटना परिभाषित हो जाती है या निर्मित हो जाती है। वो घटना क्या है कि दोनों पासों के फलकों की संख्या का योग 5। तो 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। सिंपल सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास एक सैंपल स्पेस है यहां से लेके यहां तक, और इसमें से मैं कोई सा भी एक सबसेट उठाता हूं यानी उप समुच्चय उठाता हूं, तो ये सबसेट हमेशा एक घटना को परिभाषित करेगा। और यहां से हमारा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट शुरू होता है कि ये जो घटना जिसको ये परिभाषित करेगा, इस घटना के घटित होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो घटना के किसी घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है, उसका फॉर्मूला है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि उस सबसेट में कितने मेंबर्स हैं। जो सबसेट कोई घटना बना रहा है तो परिणामों की संख्या बटे टोटल परिणामों की संख्या। तो अगर हम उस घटना पर जाएं जिसमें हेड पहले आ रहा था, तो हमारे सामने ये वाली जो घटना थी यहां जिसमें हेड पहले आ रहा था, तो 2 सिक्के उछालने पर पहले सिक्के पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो है 2/4 अर्थात 1/2। ये 2 इसलिए है क्योंकि इस घटना से संबंधित जो सेट है, जो ऑब्वियसली इस सैंपल स्पेस का सबसेट है, इसमें 2 मेंबर हैं और सैंपल स्पेस में 4 मेंबर हैं, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। ये 1/2 प्रोबेबिलिटी हुई इस घटना की या इस घटना की। सिंपल। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है हर हालत में 1 या 1 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी होती है। जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है इसका मतलब असंभव घटना है, ठीक। जब p बराबर 1 है तो इसका मतलब घटना प्रत्येक दशा में होगी, निश्चित घटना है। तो p बराबर 1 कब होगा? जब ये न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर होगा। और p बराबर 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर बराबर 0 होगा और नीचे सैंपल स्पेस में जितनी भी संख्या हो। क्लियर? ओके। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस, और ये बहुत बहुत सरल क्वेश्चंस हैं शुरुआती क्लास में, आज की पहली क्लास में। 2 पासों के एक साथ फेंकने में एक युगल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो 2 पासों पर जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें 36 अवयव होते हैं। ये बात हम लोग कर चुके हैं पीछे। और युगल का मतलब है फेवरेबल आउटकम्स का जो सेट होगा इस युगल के लिए, वो होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, क्योंकि युगल की बात कही गई है, पेयर की बात कही गई है। इसमें 6 अवयव हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 6/36 अर्थात 1/6। सिंपल। तो ये आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स देता है। सिंपल। ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। सो हेयर इज द सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि 2 फेसेस के अंकों का योग 4 या 6 से विभाजित है? तो 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसका मतलब सैंपल स्पेस में हमारे पास 36 एलिमेंट्स हैं। ओके। और 2 फलकों का योग 4 या 6 से विभाजित है। तो 4 या 6 से विभाजित कैसे होगा कि 2 फलकों का योग या तो 4 हो या 8 हो या 12 हो। 12 से आगे हो नहीं सकता क्योंकि एक पासे पर अधिकतम 6 होता है, दूसरे पासे पर भी अधिकतम 6 होता है, तो दोनों का योग 12 से बड़ा नहीं होगा। तो एक केस तो ये है जब 4 से डिवाइड हो। जब 6 से डिवाइड हो तब होगा 6 और 12। अब 12 दोनों में आ रहा है तो हम 12 को एक ही बार गिनेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे सामने जो योग हमको देखना है वो देखना है 4 6
8, 12 कैसे कैसे आ सकता है, दो फलकों का योग। तो पहले 4 की बात करते हैं। तो 4 कैसे आ सकता है? 4 आ सकता है 1 3, 1 3, 2 2 एंड 3 1, करेक्ट। 6 कैसे आ सकता है? 6 आ सकता है 1 5, 2 4, 3 3, करेक्ट। तो 1 5 है तो 5 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 3 3 रिपीट नहीं होगा क्योंकि दोनों पे 3 आ रहा है। तो ये हो गया 5 तरह से, ये हुआ 3 तरह से, ये हुआ 5 तरह से। और अब हम 8 देखते हैं। 8 कैसे आ सकता है? 8 आ सकता है 2 6, 3 5, 4 4, ओके। 6 2, 5 3, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, तो ये भी 5 प्रकार से हुआ, ठीक है। और अगर हम 12 देखें तो 12 सिर्फ एक ही तरह से आ सकता है, दैट इज 6 6। तो कुल मिला के कितने फेवरेबल आउटकम हुए? 3 और 5 8, 5 13 और 1 14। तो आंसर हुआ, इस घटना को अगर मैं ई लिखूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 3 और 5 8 और 5 13 और 1 14, 14 बटे 36 अर्थात 5 आउट ऑफ 5। सिंपल। तो इसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है 7 बटे 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में कुछ हरे और कुछ नीले पत्थर हैं जिनकी कुल संख्या 24 है। यदि एक पत्थर को जार से यादृच्छिक रूप से रैंडमली खींचा जाता है तो इसके हरे होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 2/3 है। जार में नीले पत्थरों की संख्या क्या है? माना जार में नीले पत्थरों की संख्या बी है। सिंपल। तो हरे होने की, पी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। अब कुल पत्थर हैं 24, अर्थात ये जो हरा पत्थर निकलेगा 24 में से निकलेगा, तो मुझे न्यूमरेटर में 24 लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस में 24 आइटम है। गॉट माय पॉइंट? हम जब हरा पत्थर खींचेंगे, हरा वाला पत्थर खींचेंगे तो हमको इन्हीं 24 में से खींचना होगा। तो ये 24 हुआ, तो 24 कैसे बनेगा? 3 को 8 से गुणा देके, तो 2 8 16, करेक्ट। अर्थात हरे पत्थरों की संख्या बराबर 16, करेक्ट। तो नीले पत्थरों की संख्या यानी कि बी बराबर 24 माइनस 16, अर्थात 8। कुल पत्थर 24 थे, 16 हरे हो गए। सो दिस इज दिस 8। ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गलती से 12 खराब कलम 132 सही कलमों के साथ मिश्रित हो जाते हैं, तो कुल कलम बराबर 12 प्लस 132 अर्थात 144, करेक्ट। एक कलम इस मिश्रण से यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कलम एक अच्छा कलम है? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर अच्छे कलमों की संख्या बटे कुल कलमों की संख्या। तो अच्छे कितने हैं? 132। सो इट इज 132 बटे 144। तो सो इट इज 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 गुणा 12, सो 11 बटे 12 इज द आंसर। सिंपल, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 11 बटे 12। 1 से 20 अंकों वाले टिकटों को मिलाया जाता है और फिर एक टिकट यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि खींचे गए टिकट का अंक 3 या 5 का गुणज है? तो 3 या 5 के गुणज होंगे, 3 के गुणक होंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। और 5 के गुणज होंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 20 तक ही करना है। अब इसमें से 15 रिपीट हो रहा है, तो 15 को ऑब्वियसली हम एक ही बार लेंगे, करेक्ट। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 4। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुई वो 6 प्लस 4 माइनस 1, चूंकि रिपीट हो रहा है, -1 अपॉन
20, तो 6 और 4 10 में से 1 गया 9, 9/20। समझ में आ गया ना? 15 2 बार आ रहा था, तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा भी होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, तो ये n ऑफ A इंटरसेक्शन B मैंने 1 माइनस कर दिया है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम प्रोबेबिलिटी की आने वाली क्लास में करेंगे, जब हम इस तरह के जिसमें ये फॉर्मूला लगेगा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है 9/20। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक लाल बादशाह, अब लाल बादशाह 52 में कितने हैं? 52 में ऑब्वियसली जो लाल बादशाह हैं वो 2 हैं, एक तो पान का और एक ईंट का, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/52, क्योंकि ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो 1/26। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिसमें 1 से लेकर 90 तक अंक लिखे हुए हैं। यदि एक डिस्क को बॉक्स से यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है तो क्या संभावना है कि इस पर लिखा हुआ अंक एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या हुई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25, 36, 49, 64, 81, 90 तक लेना है, ठीक है ना? ये है 9 संख्याएं हैं ये, तो ये आंसर हुआ इसका 9/90, अर्थात 1/10। फेवरेबल आउटकम 9, टोटल आउटकम 90। नेक्स्ट, एक बैग में 6 काली और 8 सफेद गेंदें हैं। बैग में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद है? तो 8 सफेद गेंद हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अर्थात 8, टोटल आउटकम 6 और 8 14, तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 4/7। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, एक बैग में 19 लाल गेंदें, 37 नीली गेंदें, 27 हरी गेंदें हैं। यदि एक बैग में से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है तो नीली गेंद के चुनने की क्या प्रायिकता है? तो नीली 37 है, ये बहुत आसान सवाल है। नीली 37 हैं और टोटल गेंदें हैं 19 प्लस 37 प्लस 27, सो इट इज 37 अपॉन 7 7 14 और 9 23, 2 और 2 4 3 7 और 1 8। ओके, और आज का आखिरी क्वेश्चन, एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? अब एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 366 डेज में कितने सप्ताह होंगे? ऑब्वियसली 52, अर्थात 52 सप्ताह प्लस 2 दिवस। अब ये जो 2 दिवस हैं, ये 2 दिवस का जो कॉम्बिनेशन है वो बन सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। करेक्ट? तो 3 तो 5 हो तो 7 तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन 2 दिवस के लिए। हमारे लिए जो फेवरेबल कॉम्बिनेशन है, चूंकि हमको 53 रविवार चाहिए, तो एक रविवार हमको इन 2 दिवस में हर हालत में चाहिए। 52 रविवार तो यहाँ होंगे ही होंगे, 53वां हमको यहाँ से मिलेगा। तो हमारे लिए जो 2 फेवरेबल आउटकम होंगे वो होंगे सैटरडे संडे, क्योंकि संडे इसमें भी आ रहा है, और संडे मंडे, ये 2। लेकिन टोटल आउटकम 7 है, तो हमारा जो आंसर हुआ इस घटना की प्रोबेबिलिटी का वो हुआ 2/7। सिंपल। तो ये सॉल्व भी कर रखा है मैंने। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, ये ना सिर्फ MPPSC बल्कि जो मैंने शुरू में बोला 11th 12th क्लास और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के जो सवाल आते हैं दूसरे बहुत सारे एग्जाम्स में, उन सब के लिए बहुत फ्रूटफुल है।
तो प्रोबेबिलिटी को आगे पढ़ाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑफ नेक्स्ट क्लास में। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे हर हालत में इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का हर हालत में समाधान किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।